नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल गुप्ता। दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले रांची की, तो रांची से सटे ग्रामीण इलाके नगड़ी में उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात हमलावरों ने सीपीआई नेता और जमीन कारोबारी सुभाष मुंडा को उन्हीं के ऑफिस में घुसकर गोलियों से भून दिया। अपराधियों द्वारा की गई ताबड़तोड़ फायरिंग में सुभाष मुंडा को 7 गोलियां लगी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस के पहुंचने के पहले ही आक्रोशित बस्तीवासी सड़क पर उतर आए और सड़क जाम कर आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर वे हमलावर हो गए। पुलिस के वाहनों पर पथराव किया गया। इस दौरान सिटी एसपी शुभांशु जैन पर हमला किया गया। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। सूचना के बाद सीपीआई के लोग भी पहुंच गए। पुलिस ने घटना के संबंध में कई लोगों से पूछताछ की। उनके परिवार के लोगों का भी बयान लिया गया। वहीं पुरानी बात कांड के बाद पुलिस की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सुभाष मुंडा की हत्या का कारण जमीन संबंधी कारोबार ही बताया गया है। कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसका पता लगाने में पुलिस के आला अधिकारी जुट गए हैं। वहीं हत्या के विरोध में सड़क जाम कर गांव की महिला और पुरुष बैठ गए। युवाओं ने विरोध स्वरूप सड़क पर टायर जला दिया और आधा दर्जन बड़े व छोटे वाहनों में पथराव कर तोड़फोड़ की। वहीं सीपीआई ने गुरुवार को बंद का ऐलान किया। तमाम आदिवासी संगठनों ने बंद का समर्थन किया। रांची बंद को लेकर स्थानीय आदिवासी संगठनों का आक्रोश साफ दिख रहा है। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष सड़क पर देखे गए। वहीं प्रशासन शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर प्रयासरत है। नगरी थाना का यहाँ मिला हुआ है, तब मेरा बेटा का यहाँ मर्डर हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। तो इस चीज को भी छानबीन करता है। यहाँ हम मीडिया वाला तो बोलते हैं कि मेरा बेटा का न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो हर दिन हम यहाँ सुतने के लिए तैयार है। आम जनता को लेके हम ये रोड नहीं छोड़ेंगे। हम जब आम जनता का रोड जाम करके हम 3 ठोकर लगवाए हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं। हर दिन यहाँ करेंगे जो हमसे प्रशासन टकरा लेगा। ये यहाँ मुख्यमंत्री है, चाहे भारत में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, चाहे राज्यपाल है, हम किसी को नहीं मानेंगे। हम रोड पे सुतेंगे, आज भी सुतेंगे, कल भी सुतेंगे, डेली सुतेंगे। आम जनता को नहीं साथ देगा तो हम अकेले सोच के दिखाएंगे। मृत्यु हो गई। पुलिस इस मामले का अनुसंधान कर रही है और एक SIT भी इसमें गठित किया जा रहा है पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में, जिसमें DSP हेडक्वार्टर 2 और तमाम इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर रहेंगे। इसमें टेक्निकल सेल की जो टीम है वो भी पूरी तरीके से इसमें लगी हुई है। कुछ इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस भी हम लोग को इसमें फुटेजेस वगैरह मिले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका जल्द से जल्द हम लोग खुलासा करेंगे और जब तक इसका खुलासा नहीं हो जाता रांची पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। आदिवासी यहाँ का लोग जो झारखंड का भोला भाला रहते हैं और जैसा कि हमारे सुभाष मुंडा जी एक जमीन भी कारोबारी करते थे और एक नेता भी थे, समाज सेवा भी थे। ऐसे व्यक्ति को जो है बाहरी तत्व के लोग जो है यहाँ पर आकर घुसपैठ कर यहाँ के लोगों को जो है मानसिक रूप से जो है एक दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से घटना है, अब हम लोग आदिवासी एक आक्रोशित हो गए हैं कि इस तरह से हमारे लोगों को जहाँ तहाँ बिना वजह का जो है मारा जा रहा है, छला जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। हम लोग सरकार से अपील करेंगे कि ये सबको रोका जाए और नहीं तो हम लोग पूरे झारखंड के जो है आदिवासी एक होने का हम लोग प्रण किए हैं और सभी तरफ ये बैठक चल रही है कि अब हम लोग झारखंडी लोग एक हो और बाहरी लोगों को हम लोग मुकाबला करें। उनका जो हमारा हक और अधिकार जो है नहीं छीने, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे सरकार का फेरबल बोलेंगे, प्रशासन का फेरबल बोलेंगे कि क्राइम व्यवस्था पे कोई प्लानिंग नहीं है। दिन में हेमंत स्पीच में बोलते हैं कि क्राइम व्यवस्था को ठीक करना है, शाम को गोली मार दिया जाता है। तो ये दुर्भाग्य है रांची के लिए, सरकार के लिए और यहाँ के प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लिए कि ये लोग अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। ये लोग केवल बालू वसूली, थाना में जमीन दलालों के साथ मिल के वसूली यही कर रहे हैं। अगर कानून व्यवस्था को ठीक से अगर देखेंगे, इस तरह क्राइम नहीं होना चाहिए था। आज हम लोगों ने एक भाई को आप देख रहे हैं कि लगातार भूमाफियों द्वारा जमीन के मामले पे हत्याएं की जा रही है। इसको मैं सरकार और प्रशासन के द्वारा बोलना चाहूँगा कि इसको व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, अन्यथा आदिवासी समाज जाग चुका है। एक घटना कल हम लोग भाई को खोए हैं, आगे इस तरह की घटना ना घटे, नहीं तो उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे आदिवासी समाज। सीपीआई नेता सुभाष मुंडा हत्या मामले पर आज राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर वाम दलों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया।
वहीं हत्या के विरोध में आज आदिवासी संगठनों द्वारा बुलाए गए रांची बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सुभाष मुंडा के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहर के मुख्य मार्ग में बंद का आंशिक असर देखा जा रहा है। प्रदर्शन करने आए सीपीआई के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इस घटना के प्रति हम निंदा प्रकट करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि मामले में संलिप्त अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो वाम दल इस घटना के विरोध में सड़क पर उतरेगा। वहीं वाम दल के एक नेता का कहना है कि जिस प्रकार से ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, उसे देखने से लगता है कि राज्य सरकार को चुनौती देने वाली घटना है। सुभाष मुंडा जो रांची शहर के झारखंड के एक बहुत एक जाने माने एक राजनीतिक नेता थे, वामपंथी नेता थे, आदिवासी नेता थे। इनकी एकदम सरेआम उनके ऑफिस में घुस करके हत्यारों के द्वारा हत्या कर दी गई। सबसे पहले तो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इस हत्याकांड का निंदा करने के लिए और प्रशासन से ये मांग करने के लिए कि जो भी हत्या में संलिप्त हो उनको शिनाख्त करके अविलंब जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तार किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कि पूरे दलादली इलाके में आदिवासियों की जमीन जो कुछ भी बचा खुचा है वे सुभाष मुंडा जैसे आदिवासी नेताओं के संघर्ष की देन है और कुछ लोगों को खास करके उस इलाके में जो जमीन का कारोबार करने वाले लोग हैं जो समझते थे कि उसके जिंदा रहते जमीन का लूट संभव नहीं है, वे सारे ऐसे ताकत उसमें पुलिस का भी गठजोड़ है, स्थानीय नेता का भी गठजोड़ है और इसके जरिए ये सामूहिक गठजोड़ का परिणाम है सुभाष मुंडा की हत्या। मृतक सीपीआई नेता सुभाष मुंडा के घर भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे। मरांडी ने सुभाष मुंडा के शव पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि घटना काफी दुखद है। घटनाक्रम से साफ पता चलता है कि हत्या करने वाले अपराधी साधारण नहीं है। इस तरह की हत्या पेशेवर गुंडे ही कर सकते हैं। उन्होंने अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार किए जाने की मांग की। इस प्रकार से कह सकते हैं चौक में तो पुलिस भी रहती है, हैंड होता है वो भी वहीं रहता है और उसके बाद सुभाष मुंडा के कार्यालय में जाकर के उनको मारना ये अपराधियों का दुस्साहस है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस वक्त राज्य की लॉ एंड ऑर्डर तो कितनी बिगड़ी हुई है उस पर नहीं कहूँगा कि रांची में कितनी रोज़ हत्याएँ हो रही, लेकिन ये रुकनी चाहिए। और रुकेगी कैसे? बिना विलम्ब किए। अगर उसके आसपास में शिशु भी हो तो उसको भी खंगाल दें। और मैं ये कहूँगा कि कम से कम 15-20 दिनों में अगर कोई बातें इनके साथ हुई होगी तो उनके मोबाइल से भी डिटेल्स और वर्कआउट कर सकते हैं लोग, क्योंकि उसमें भी बहुत बड़ी रहस्य मिल जाएगी। और अभी तो हमको लगता है कि जो बातें होती है वो भी सब कुछ ताज़ा मामला है वो निकल जाएगा और फिर अपराधी के यहाँ तक पुलिस पहुँच जाएगी और तुरंत पुलिस पकड़ सकती है। और उधर पूर्वी सिंहभूम के नए उपायुक्त के तौर पर मंजूनाथ भजंत्री ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। उन्हें निवर्तमान उपायुक्त विजया यादव ने चार्ज सौंपा। बताते चले कि बुधवार को राज्य सरकार ने राज्य के 14 आईएएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया, जिसमें मंजूनाथ भजंत्री को जमशेदपुर का उपायुक्त बनाया गया। इससे पूर्व उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री एवं निवर्तमान उपायुक्त विजय यादव का जिला परिषद सदस्यों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और विदाई दी। वहीं निवर्तमान उपायुक्त विजय यादव ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री का स्वागत करते हुए उपायुक्त का पदभार सौंपा। विजय यादव ने अपने अनुभव साझा करते हुए जमशेदपुर को एक बेहतरीन जिला बताया। उन्होंने बताया कि यहां काम करने का अनुभव काफी सराहनीय रहा। शहरवासियों एवं सिविल सोसाइटी के साथ उद्यमियों का भी अच्छा सहयोग मिला। अपने स्तर से मैंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक पहुंचाने का काम किया। खासकर जनजातीय समुदाय के लिए काम करना अच्छा अनुभव रहा। महिला सुरक्षा, प्राथमिक शिक्षा, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जैसी योजनाओं पर किए गए काम काफी सराहनीय रहे। पंचायत चुनाव का सफल क्रियान्वयन बड़ी उपलब्धि रही। पर्व त्योहारों में अनुशासन लाने का काम किया गया। शहर के अतिक्रमण को हटाकर सौंदर्यीकरण करने की दिशा में काम किए गए। 1.5 साल के वक्त में काफी कुछ देखने और सीखने को मिला।
वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, कचरा ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर पहल की गई। उन्होंने वर्तमान उपायुक्त से अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने की उम्मीद की। वहीं उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने केंद्र राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव पंचायत स्तर तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पंचायत को सशक्त बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जो भी विकास कार्य अधूरे पड़े हैं उसे पूरा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का झारखंड सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं और जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं जो हैं, उनको एक स्वच्छ और आउटरीच की तरह उसको इम्प्लीमेंट कराना और साथ में जो रूरल एरिया में स्पेशली जो पंचायत, पुलिस स्टेशन, अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय, इनको एक अनुशासित और एक सक्रिय कार्यालय रहे ताकि ग्रामीण क्षेत्र से भी जितने भी लोग हैं उनको आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। और मणिपुर में जारी हिंसा और महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। जगह जगह प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मणिपुर सरकार के पुतले फूंके जा रहे हैं। विपक्ष प्रधानमंत्री से मणिपुर हिंसा को लेकर जवाब मांग रहा है। सदन ठप पड़ा है, बावजूद इसके गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। मणिपुर हिंसा व महिला यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर गुरुवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय पर यूनाइटेड फोरम पीस एंड जस्टिस की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रपति से मणिपुर में हिंसा रोकने और अमन चैन बहाली करने को हस्तक्षेप करने की मांग की गई। फोरम के रियाज खान ने मणिपुर हिंसा को देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस पर अविलंब रोक लगाने की मांग की। खासकर जनजातीय समुदाय की महिलाओं को निर्वस्त्र कर गैंगरेप की घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की। उन्होंने केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में विफल बताया। जो कि एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म है जमशेदपुर में तमाम धर्म समुदाय के लोगों का, उसके द्वारा आज तमाम लोग एकजुट हुए हैं और जमशेदपुर के उपायुक्त को हम लोग एक मेमोरेंडम उनके माध्यम से राष्ट्रपति के नाम दे रहे हैं। पिछले 3 महीनों से जो घटनाएं हो रही है मणिपुर में, या यूं कहा जाए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आसाम में जारी है। वहाँ जिस तरह से महिलाओं का हो रहा है, जिस तरह से वहाँ दूसरे धर्म के चर्चेस जलाए जा रहे हैं, मंदिरों को जलाया जा रहा है, ये बहुत ही अपमाननीय है और इस पर जल्द से जल्द रोक लगाया जाना चाहिए। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं मणिपुर में, उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम द्रौपदी मुर्मू जी को ज्ञापन सौंपने वाले हैं और उनसे रिक्वेस्ट करने वाले हैं। वो भी एक महिला है, एक माँ है, एक बेटी की माँ है, तो वो समझ सकती है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से सारा समाज, सारा देश कितने बुरी तरह से हताहत है। तो हमें अपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा सर। और मणिपुर में जो दो प्रजातियों में, दो जनजातियों में जो हिंसा हो रही है, उसके खिलाफ हम लोगों को लड़ना होगा। ठीक है। उधर झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में 3 वर्ष पूरे होने पर राजधानी रांची के प्रेस क्लब सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति सहित अन्य शिक्षाविद ने संयुक्त रूप से संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। कुलपति श्रुति भूषण दास ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम राष्ट्रीय उच्च शिक्षा ढांचे के अनुरूप विगत 3 वर्षों से चलाए जा रहे हैं। झारखंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड पहला शैक्षणिक संस्थान है जहां नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू की गई है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 21वीं सदी की विज्ञान अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को देश भर के स्कूलों व विश्वविद्यालयों तक संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाना है। नई शिक्षा नीति में इस बात का ख्याल रखा गया है कि प्रत्येक युवा में रचनात्मक क्षमता का विचार और कौशल विकास को प्राथमिकता मिले। नई शिक्षा नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय में आधुनिक तकनीक से लैस स्मार्ट क्लासरूम और प्रयोगशाला बनाए गए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सबसे पहले खुद आत्मनिर्भर बना जाए। एक आत्मनिर्भर इंसान ही देश और समाज को आत्मनिर्भर बना सकता है। एक विकसित देश बनाने की जो अस्मिता, भव्यता और सभ्यता को साथ लेकर
एक विकसित भारत बनाने की जो प्रोग्राम है, जो हमारे उद्देश्य है, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसको लेके एक पॉलिसी बनाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी यही जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही है। जैसे आपको सबको पता है कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे सभी को, ये हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स, सारे स्टूडेंट्स, सारे जो पेरेंट्स हैं और आप लोग सभी को हम अनुरोध करेंगे कि उसमें जुड़ें और संबोधन को सुने इसी को, क्योंकि वहाँ पर सभी को पता है कि ये जो शिक्षा नीति है उसका उद्देश्य क्या है। पहला काम होता है ये शिक्षा नीति क्यों, उसका उद्देश्य जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती आनंदपुर प्रखंड के उत्क्रमिक हाई स्कूल बिंजो में किचन शेड जर्जर है, जिसकी वजह से झोपड़ी में गैस की जगह लकड़ी पर बच्चों का मध्याह्न भोजन बना रहे हैं। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि गैस सिलेंडर के महंगे होने से मध्याह्न भोजन लकड़ी पर बन रहा है। रसोइया ललिता ने बताया कि पिछले 2 साल से लकड़ी पर ही इस विश्वविद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा है। पहले स्कूल द्वारा गैस सिलेंडर दिया जाता था, लेकिन अब लकड़ी पर ही खाना बनाया जा रहा है। साथ ही स्कूल का किचन शेड भी जर्जर हो चुका है, जिसके कारण झोपड़ी में खाना बनाने पर यह डर बना रहता है कि कहीं किसी दिन खाने में कुछ गिर गया तो इसकी जवाबदेही उन पर आ जाएगी। विश्वविद्यालय के MDM प्रभारी नरसिंह महतो ने कहा कि पहले रसोइया गैस पर खाना बनाते थे। विद्यालय में खाना बनाने में 1 माह में करीब 16 सिलेंडर लगते हैं। विद्यालय में मध्याह्न भोजन के लिए जो फंड मिलता है उसमें से ही रसोई गैस की खरीदारी करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में रसोई गैस महंगा हो गया है, जिस कारण मध्याह्न भोजन बनाने में गैस पर खर्च अधिक करना पड़ रहा है। वहीं जर्जर शेड की समस्या को लेकर विभाग को लिखित जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सारंडा वन प्रमंडल किरीबुरु के ससंगदा वन प्रक्षेत्र में 74वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया। किरीबुरु के दुर्गा पूजा पंडाल में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि नोवामुंडी प्रखंड प्रमुख पूनम गिलुआ, विशिष्ट अतिथि सारंडा के प्रभारी DFO आलोक कुमार वर्मा, CRPF के 26 बटालियन के सहायक कमांडेंट शिबू मलिक ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में वन विभाग ने सभी अतिथियों को एक एक पौधा भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर मुख्य अतिथि पूनमा गिलुआ ने कहा कि जंगल व पेड़ पौधे हमारे जीने का आधार हैं। इसके बगैर हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। हम आदिवासी सदैव प्रकृति व पर्यावरण प्रेमी रहे हैं। हमें लकड़ी की जगह गैस का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति 10-10 पौधा लगाए। सारंडा के प्रभारी DFO आलोक कुमार वर्मा ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं। आप वन व पर्यावरण की रक्षा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपको अपने परिवार व समाज को वन व पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूक करने की जरूरत है। रेंजर शंकर भगत ने कहा कि सारंडा जंगल को सिर्फ आग व कटाई से बचा दिया जाए तो इस जंगल में वन महोत्सव मनाने की भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। CRPF 26 बटालियन के सहायक कमांडेंट शिबू मलिक ने कहा कि देश की उन्नति पर्यावरण के बगैर नहीं हो सकती। पेड़ हमारे लिए अनमोल है। सेल के सहायक प्रबंधक संदीप भारद्वाज ने कहा कि सेल प्रबंधन पर्यावरण के प्रति गंभीर है। इस वर्ष मेघाहातुबुरु प्रबंधन द्वारा 7 एकड़ में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। PCS स्कूल के बच्चे ने भी पेड़ पौधे व पर्यावरण पर अपने अपने विचार दिए। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने पूजा पंडाल मैदान में पौधारोपण किया। DFO ने सारंडा के विभिन्न वन समितियों को टॉर्च प्रदान किया। इसका बहुत सरल सा उपाय है। पेड़ हमें जीवन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सांस देते हैं, इसलिए हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। अगर वही नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे? कहना चाहती हूँ कि पशु पक्षियों का घर होता है और पशु पक्षियों का घर हमें नहीं छीनना चाहिए। पेड़ काटने से बहुत सारे पशु पक्षियाँ हमारे गाँव या शहर में आ जाते हैं। अगर हमारा घर छीन जाएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही पशु और पक्षियाँ का घर छीनता है तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। अगर वन रहेंगे तो कोविड जैसी जो आपदा हुई थी जिसमें हमको ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे थे, वैसी परिस्थितियाँ नहीं आएंगी। वन रहेंगे तो हमारे किरीबुरु क्षेत्र में जैसे कि हाथी बस्ती में आ जाता है,
थोड़ा उससे दिक्कत होती है हम लोगों को, वो नहीं होगा क्योंकि वन ही हाथी का घर है। अगर हमारा घर भी कोई अगर वीरान करेगा तो हम भी बाहर भागेंगे, उस तरह हाथी का घर पे हम नुकसान पहुंचाएंगे तो वही बाहर आएगा। तो वनों को बचाने से हमको ऑक्सीजन मिलती है, हमको जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है, और सबसे बड़ी बात है जो उसकी नेचर से जो हमको मदद मिलती है उस वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए भी, हमारे मेंटल पीस के लिए भी। तो मेरी सबसे अपील यही होगी कि पेड़ लगाएं। और जमशेदपुर के आकाश बायजू नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम 2023 के 14वें संस्करण का गुरुवार को अनावरण किया गया, जिसमें हिस्सा लेकर छात्र व छात्राओं ने 100% स्कॉलरशिप और कैश अवार्ड प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही विजिटिंग का सुनहरा मौका भी मिलेगा। संस्था के डिप्टी डायरेक्टर रमन प्रसाद ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ये टैलेंट हंट एग्जाम देश के 26 राज्यों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। ऑनलाइन परीक्षा 7 से 15 अक्टूबर और ऑफलाइन 8 से 15 अक्टूबर तक चलेगी। इस टैलेंट हंट एग्जाम में 100% स्कॉलरशिप और कैश अवार्ड के अलावे विभिन्न कक्षाओं के 100 बच्चों को नेशनल साइंस मिशन की 5 दिवसीय यात्रा संस्थान की ओर से निःशुल्क कराई जाएगी। एमफे इस बार 14th एडिशन हो रही है। 14 साल से ये एग्ज़ाम किया जा रहा है और लास्ट ईयर 25 लाख के करीब बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठे थे। मैं बस यही कामना करूंगा कि जितने भी अंडर प्रिविलेज फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कराएं, क्योंकि ये एक मौका है उन सारे बच्चों को अपनी मेडिकल और इंजीनियरिंग के ड्रीम को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा करने का। अगर उनमें जज्बा है तो वो इस एग्ज़ाम में बैठ करके 100% स्कॉलरशिप पाके अपने पेरेंट्स को एक गिफ्ट दे सकते हैं। तो आपके माध्यम से और सारे मीडिया पर्सन्स के माध्यम से मैं ये सबसे आग्रह करता हूं कि आपने आस पड़ोस में भी जो बच्चे हैं, जो अंडर प्रिविलेज भी बच्चे हैं, उनको इस एग्ज़ाम के लिए प्रेरित करें ताकि वो इस एग्ज़ाम में बैठें और 100% स्कॉलरशिप लाके अपनी शिक्षा को फ्री ऑफ कॉस्ट करें। यही मेरी कामना रहेगी सबके। आज मुसाबनी प्रखंड में सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना का शुभारंभ बेनासोल पंचायत सचिवालय में गुरुवार को किया गया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण पुरुष महिलाओं के बीच साड़ी व धोती का वितरण किया गया। सोना सोबरन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले ग्रामीणों को अंगवस्त्र प्रदान किए जाते हैं। मुसाबनी प्रखंड स्थित बीनासोल पंचायत सचिवालय में सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी सीमा कुमारी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम, उप प्रमुख काकोली घोष, मुखिया शुकुर मुनि हेम्ब्रम, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य आदि उपस्थित थे। इस मौके पर मुखिया शुकुर मुनि हेम्ब्रम ने अतिथियों का तौलिया देकर एवं बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों के बीच धोती व साड़ी का वितरण किया गया। बताते चले कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले ग्रामीणों के बीच धोती साड़ी का वितरण किया जाता है। मौके पर अतिथियों ने सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना से होने वाले लाभ के बारे में ग्रामीणों को समझाया। तत्पश्चात अतिथियों के कर कमलों द्वारा ग्रामीणों के बीच धोती साड़ी का वितरण किया गया। धोती साड़ी पाकर ग्रामीण काफी खुश दिखे। हमारे प्रखंड कार्यालय में लगभग 22,000 धोती साड़ी उपलब्ध कराया गया है, जिसको अविलंब लोगों को 10 रुपये में प्रत्येक लाभुक को जो राशन कार्ड होल्डर हैं उन्हें दिया जाना है और हम लोग इसको अविलंब बांटने की प्रक्रिया में चल दिए हैं। तो इसे हम लोग बांटकर सरकार को फिर इसका प्रतिवेदन देना पड़ता है। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पर फिर मिलूंगी आपसे दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।